हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैरियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मैं हूं हर्ष गुप्ता और हम लोग यहां पे यूपीएससी के पॉलिटी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, अभी तक हम लोग देख चुके हैं 2013 के क्वेश्चंस, 2014 के क्वेश्चंस। आइए चलो अब साथ में मिलकर देखते हैं 2015 के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सॉरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डीपीएसपी। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व करिए, डीपीएससी के क्वेश्चंस 2013 में आए, 2014 में आए एंड वंस अगेन 2015 में आए। तो आप इससे लगा दीजिए आइडिया कि डीपीएसपी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है फॉर द प्रीलिम्स। क्लियर? चलिए, पहला, द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। दूसरा, द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सिएबल इन एनी कोर्ट। यस, डीपीएसपी में आप देखने जाओ तो वो वेलफेयर स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, डीपीएससी में बात कर रहे हैं रिगार्डिंग, बोल सकते हो, जस्टिस इन सेंस ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। एंड दैट्स वाई हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ये आपको देखने को मिलेगा अंडर आर्टिकल 38, राइट? तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सिएबल इन एनी कोर्ट। यस, डीपीएसपी जो है इट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन एनी कोर्ट। सो अगर गवर्नमेंट ये प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट नहीं करती तो यू डोंट हैव जुडिशियल बैकिंग, कि आप कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते अगेंस्ट द गवर्नमेंट। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया? करेक्ट, तो आंसर आता है सी, बोथ 1 and 2। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, द राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल। तो यहाँ पे जो थीम है वो है मनी बिल। अगर मनी बिल देखने जाओ तो वो आपको देखने को मिलेगा अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? एंड मनी बिल के बारे में जो यहाँ पे बात की जा रही है, तो मनी बिल में याद रखना, सबसे पहला, लोकसभा हैज मोर पावर एज कंपेयर टू राज्यसभा, ये पहला पॉइंट। दूसरा, राज्यसभा जो है, राइट, वो मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता, कैन नॉट रिजेक्ट द मनी बिल। क्लियर? राज्यसभा को 14 डेज के अंदर ही, राइट, ये बिल पे अपना रिस्पॉन्स देना है। एंड सपोज राज्यसभा ने कुछ रिकमेंडेशंस दी है चेंजेस करने को इन द मनी बिल, तो ये लोकसभा के ऊपर है, राइट, टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा। क्लियर? सो अब देखो कि ये है क्या। तो पहला क्या है कि राज्यसभा हैज नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल। यस, ये स्टेटमेंट सही है। क्लियर? राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ओके, एंड तीसरा, राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो यहां पे वर्ड क्या यूज किया है? डिस्कस। वो भी कौन सा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये बात करें रिगार्डिंग बजट। ठीक है, अगर मनी मैटर है तो यस, जहां पे मतलब बोल सकते हो ना, वोट ऑफ द पीपल या वॉइस ऑफ द पीपल है, वो लोकसभा ही है। तो यस, लोकसभा हैज मोर पावर इन टर्म्स ऑफ मनी मैटर्स। बट अगर मैं आपको डिस्कशन करने का भी अधिकार ना दूं तो मतलब कोई सेंस ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपको हो जाएगा गलत, कि राज्यसभा डिस्कस तो कर ही सकता है बजट की, बजट में क्या क्या प्रावधान है, क्या किसको कितना पैसा दिया, वो सब। क्लियर? सो देखो 1 सही है, 3 गलत है। ओके, एंड यस, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 2 भी सही है, कि मतलब डिमांड्स फॉर ग्रांट, तो यहाँ पे वो मतलब आपका अपर हाउस आएगा ही नहीं। तो आपका यहाँ पे आंसर आता है बी, 1 and 2 ओनली। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये वो चीज़ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, राइट, क्लियरली डिफाइंस। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि देखो ये क्वेश्चन आपका आया है फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम लोग मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ओके, मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। क्लियर? और ये जो पर्टिकुलर एक्ट है वो यहाँ पे डायरकी लेके आया था स्टेट के अंदर। डायरकी मतलब क्या? इफ आई टॉक अबाउट डायरकी, मतलब
टू सेट्स ऑफ सब्जेक्ट, रिजर्व्ड लिस्ट एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट। रिजर्व्ड लिस्ट मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट मतलब सब्जेक्ट्स होंगे, जस्ट लाइक होम हो गया या पुलिस हो गया, वो सब यहाँ पे रहेगा इन द रिजर्व्ड लिस्ट, जिसके ऊपर गवर्नर जो होगा वहाँ का स्टेट का, उसके पास होगा पावर। एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट में जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर होगा उसके पास होगा अधिकार, मतलब पैटी सब्जेक्ट्स। ओके, तो ये डायर की लेके आता है स्टेट पे, एंड वो बाई कैमरलिज्म लेके आता है इन द सेंटर। बाई कैमरलिज्म मतलब दो हाउस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। क्लियर? सो आप देखने जाओ तो ये मॉन्टेग्यू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स ने क्लियर कट डिस्टिंक्शन किया था कि सेंटर अलग है और स्टेट के पावर्स अलग है, और स्टेट में भी क्या क्या हो सकता है वो। एंड इसलिए आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, नहीं, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यस। ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर आता है बी, कि वो क्लियर कट डिस्टिंक्शन बता रहा है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट पावर्स, कि किसके क्या अधिकार है वो। इसका आंसर क्या आएगा, बी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When a bill is referred to a joint sitting of both the houses of the parliament, it has to be passed. Okay, so what do you mean by joint sitting? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि joint sitting का मतलब क्या। तो सपोज अगर कोई बिल है वो किसी एक हाउस में पास हो गया है, मतलब सपोज कि लोकसभा से पास हो गया एंड बाद में वो बिल गया है इन द राज्यसभा। अब सपोज राज्यसभा में वो बिल पास ही नहीं हो रहा, या वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है, ना ही वो रिजेक्ट कर रहे हैं, ना ही कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कुछ मतलब वहाँ पे पेंडिंग पड़ा है। तो कहने से ये डेडलॉक क्रिएट हुआ कि भाई काम यहाँ पे अटका पड़ा है। ओके, तो जब ये डेडलॉक क्रिएट होता है बिटवीन टू हाउसेस, तो यहाँ पे याद रखना कि वी हैव अ प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। एंड जॉइंट सिटिंग में आप देखने जाओ तो ये डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए, ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट, ही विल समन्स द जॉइंट सिटिंग, वो ये जॉइंट सिटिंग को बुलाएंगे। लेकिन देखो, प्रेसिडेंट मतलब समन्स मतलब कॉल, ही विल समन या फिर कॉल मतलब बुलाएगा, मतलब कि हाँ ठीक है कि आपको जॉइंट सेटिंग करो आप ये पर्टिकुलर बिल पे। लेकिन जब भी जॉइंट सेटिंग होगी ना, तो यहाँ पे दोनों हाउस के लोग, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउस के सांसद एक साथ बैठेंगे ये डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए। एंड जॉइंट सेटिंग जो है वो ऑलवेज इसको स्पीकर प्रिसाइड करता है, नॉट द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एंड अगर स्पीकर प्रिसाइड करता है तो जॉइंट सेटिंग फंक्शंस अंडर द रूल्स एंड प्रोसीजर, ओके, ऑफ द लोकसभा, राइट। और जॉइंट सेटिंग में आपको मतलब डेडलॉक रिजॉल्व करना है एंड बाद में आपको वो बिल आपको पास करना है विथ सिंपल मेजोरिटी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल मेजोरिटी? तो उसका मतलब सिंपल है कि पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब ये होगा कि सपोज अभी हाउस में 500 लोग बैठे हैं, 500 में से सिर्फ 400 लोगों ने वोट डाला, 100 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 100 लोगों जो 400 ने जो वोट डाला उसका चाहिए मेजोरिटी, मतलब 50% प्लस 1, मतलब अगर 201 वोट आए मतलब बिल पास, राइट। उसको हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी, पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। भले 500 लोग आए थे तो 500 का कितना होता है मेजोरिटी, 251, उतना नहीं, मेरे को 200, क्यों 400 ने ही वोट किया है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, ए, हैज टू बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्लियर? कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था और ये है कुछ रिगार्डिंग जॉइंट सेटिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, the executive power of the Union of India is vested in the Prime Minister। देखने जाओ यहाँ पे जो थीम है 2014 में आया था, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, वही क्वेश्चन, वही थीम पे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो तो पहला क्या है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद द प्राइम मिनिस्टर, यस, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड, नहीं, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द चेयरमैन, इट इज द कैबिनेट सेक्रेटरी हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन।
तो देखने जाओ 2014 के जो 2 क्वेश्चंस थे उसको उन्होंने यहाँ पे कंबाइन किया और एक क्वेश्चन बनाया, राइट। सो देखो 2015 में फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो ये देखो इसको कहते हैं PYQ एनालिसिस, कि वो ऑप्शंस को रिपीट करेंगे या थीम को रिपीट करेंगे या स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे। क्लियर। एंड ऐसे आपको करना है एनालिसिस, कि वहां पे तो मेंशन नहीं था कि हु इज द हेड ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड ऑफ इंडिया, बट मैंने यहाँ पे क्या देखा, कैबिनेट सेक्रेटरी मैंने उस टाइम पे देखा, एंड बाद में मैंने कुछ यहाँ पे कुछ डिटेल्स अपने नोट्स में ऐड कर दी कि नहीं भाई कौन होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, उसका काम क्या है, उससे मतलब कौन कौन से उसके पास इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो। तो वहाँ से हमको क्या मिला था कि कैबिनेट सेक्रेटरी इज दी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड इन इंडिया। अब वो जो मैंने वहाँ पे किया था एनालिसिस, वो मेरे को यहाँ पे भी काम आया, राइट। सो दैट्स हाउ यू हैव टू एनालाइज द PYQ। क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल A1 ओनली। क्लियर। आइए चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोविजंस ऑफ 5th एंड 6th शेड्यूल। शेड्यूल्स देखने जाओ अगेन 2014 का रिपीट है, एंड मैंने आपको 2014 के वीडियोस में बताया था टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। हो गए आपके 12 शेड्यूल, एंड देखने जाओ। क्लियर। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि यहाँ पे बात क्या कर रहा है वो 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल के बारे में। ओके। TEARS 1 2 3 4 5 5th एंड 6th O। तो ये S क्या है, S स्टैंड्स फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, एंड ये आ जाएगा आपका अदर बैकवर्ड एरियाज। अब शेड्यूल एरियाज में आपका क्या आएगा, शेड्यूल ट्राइब्स ही आएगी। तो यस इट इज टॉकिंग अबाउट द टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। क्लियर। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। ओके चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके। with reference to union government consider the following statement। पूछा गया कि कौन सा करेक्ट। पहला स्टेटमेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू प्रिपरेशन क्या है, यूनियन बजट। स्टेटमेंट गलत। बजट देखने जाओ तो यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट आता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, तो देखो यहाँ यहीं बेस पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना करूँगा एलिमिनेशन। तो यस यहाँ पे 1 है तो ऑप्शन A तो गया एंड ऑप्शन D गया। एंड देखो अब क्या बचा है B और C, एंड B और C में देखो 2 सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब 2 तो सही है कि नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथोराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट। यस पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए इफ यू वांट टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब आता है थर्ड, ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट, डिसबर्समेंट एंड पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड द ऑथोराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यार देखो पब्लिक अकाउंट जो है दैट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो पब्लिक अकाउंट पर डायरेक्टली आपका एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होगा, मतलब सरकार का। तो सरकार यहाँ पे नहीं पूछेगी मेरे को यहाँ इसमें पैसा किसको क्या ट्रांसफर करूँ, तो यहाँ पे आप पार्लियामेंट को नहीं पूछते। ओके तो इसका आंसर आएगा C2 ओनली। बट आप देखो कि कैसे हम लोग एलिमिनेशन के बेस पे हम लोग ऑलवेज कहना कि 50-50 पे तो आ ही सकता है। एंड वेन एवर यू कम अक्रॉस सच सिचुएशन इन UPSC और इन एग्जाम कि जहाँ पे आप 2 क्वेश्चन को सक्सेसफुली एलिमिनेट कर चुके हो और 2 क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो रहे हो 50-50, मेरी एडवाइस ये रहती है कि काइंडली टेक अ रिस्क देयर। 50% हाई चांस है, 50% कम चांस है, बट कहना कि वहाँ पे आपका रेशियो अच्छा ही जाएगा। लेट एंड टेक अ कैलकुलेटिव रिस्क। क्लियर। चलिए कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वंस अगेन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। कस्टोडियन पूछा है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में
सुप्रीम कोर्ट जो है दैट इज द गार्डियन। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। क्लियर? कि अगर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी प्रोविजन को वायलेट करेगा तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर कर सकता है। तो देखने जाओ तो यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट नहीं आता है, बिकॉज ही वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पीएम नो, राइट। लोकसभा से बिल्कुल नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा? सी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्लियर? क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपके वायलेट्स होंगे तो यस यू हैव अ जुडिशियल बैकिंग, आप कोर्ट में जा सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ओके, वंस अगेन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली 2014, कैन आई से रिपीट हुआ क्लासिकल लैंग्वेज? यस, इसका आंसर बहुत सिंपल है, उड़िया। ओके, क्योंकि 2014 में ही उड़िया को दिया गया था ये स्टेटस। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब ये बात कर रहे हैं रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट, और कौन सा पूछा है? करेक्ट। सो अगर देखने जाओ लेजिस्लेटिव, जैसे मतलब इन एट द सेंट्रल लेवल वी हैव बोथ टू हाउसेस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ओके, राज्यसभा एंड लोकसभा। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि स्टेट लेवल पे भी हमारे पास दो हाउस होते हैं, काफ़ी सारे स्टेट्स में है, कि एक होता है आपका मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा होगा एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं एज विथ कंपेयर टू राज्यसभा। क्लियर? चलिए अब देखते क्या है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। सिंपल है, आर्टिकल 171 वो क्लियर कट कहता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ है, राइट, it should not be more than 1/3 of the strength of the legislative assembly। तो यहाँ पर तो क्या दिया है, राइट, मोर देन हाफ, बट ये तो 1/3 है, 33% ही है, राइट। और मिनिमम स्ट्रेंथ जो है इट शुड बी 40। मतलब ये किसी भी इंस्टेंस में ये 40 तो ऊपर जा नहीं रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत ही है। फर्स्ट, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। नहीं, गवर्नर क्यों नॉमिनेट करेगा भाई चेयरमैन को? सिंपल है कि चेयरमैन जो होगा उसको वहां के जो मेंबर्स होंगे, क्लियर, वही इलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नर का तो कोई से ही नहीं आता, तो आंसर क्या आएगा? डी, नाइदर वन और टू। क्लियर? जबकि राज्यसभा में देखा है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जबकि वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। इसके चेयरमैन जो है वहाँ के जो मेंबर्स होंगे वही इलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये हमारा मतलब चेयरमैन आ गया। क्लियर? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। To uphold and protect the sovereignty and unity and integrity of India is the provision of, क्या है ये? देखो, अपहोल्ड है एंड प्रोटेक्ट है, सॉवेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। मेरे को कुछ करने की बात कर रहे हैं, एंड अगर मेरे को कुछ करना है तो यहाँ पे आंसर सिंपल आपका आ सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये रहा डी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? फंडामेंटल ड्यूटीज। क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज होता क्या है? सो जैसे हम लोग एक स्टेट के पास या गवर्नमेंट के पास से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार को हमको ये बेसिक राइट्स देनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वैसे ये गवर्नमेंट भी, राइट, या जो स्टेट है या जो देश है वो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे पास से भी कुछ चीज़ एक्सपेक्ट करेगा, राइट, कि हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है टुवर्ड्स दिस नेशन। और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आती है इन द फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड देखने जाओ फंडामेंटल ड्यूटीज, इट कम्स इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 51A डील्स विद इट। और एक चीज याद रखना कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज जो था वो नहीं था।
इसको बाद में पीछे से ऐड किया गया थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976. Okay, and that too on the recommendation of Swaran Singh Committee. क्लियर? तो दैट इज अ ब्रीफ. और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको हमने बोरो किया है फ्रॉम यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन या रशियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये कुछ ब्रीफ फैक्ट्स याद रखना रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके, सो टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट वो आ जाएगा इन द फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन डी. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, the fundamental object of Panchayati Raj system. So can I say it's talking about 73rd Constitution Amendment Act? ओके, जिसके थ्रू हमने पंचायती राज एस्टेब्लिश किया था. ओके, एंड वो उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि मतलब देखने जाओ पंचायत सिस्टम को अगर मैं एस्टेब्लिश करता हूँ तो सिंपल है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन द डेवलपमेंट, कि जो ग्रास रूट लेवल पे, जो विलेज लेवल पे भी जो लोग हैं वो यहाँ पर डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करें. यस, तो फर्स्ट आएगा. फिर आएगा पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, नहीं. तीसरा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यस, क्योंकि क्लियर कट बोला है कि ग्राम सभा हैज़ टू बी फॉर्म्ड. ओके, एंड वहाँ पे मतलब इलेक्शंस होने चाहिए ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा. तो कहना इसे कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, सेंटर से स्टेट, स्टेट से यहाँ पे बोल सकते हो विलेज लेवल पे. ओके, बाद में देखने जाओ फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, नहीं. फाइनेंस देना नहीं है उनका मेन काम, क्या है कि सिर्फ यही है पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. तो आंसर आएगा सी, 1 and 3. एंड देखो वंस अगेन यहाँ पे देखने जाओ एलिमिनेशन, अगर मैं 2 को निकाल दूँ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, तो ये एलिमिनेशन से ही निकल जाता है. क्लियर? तो ये सिंपल एक इसका एनालिसिस है. चलिए नेक्स्ट, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट. वंस अगेन 2013 2014 रिपीट हुआ ये. और ये क्या पूछ रहा है? वेलफेयर स्टेट. सो बाय दिस यू टैम नो आंसर इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. क्लियर? चलिए there is a parliamentary system in the government in India because कि हमारे वहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, राइट? तो ये आपका आएगा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का थीम है ये. ओके, और उसमें क्या बोला है कि हमारे वहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. क्यों? पहला, लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, नहीं. पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं. राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, नहीं. इसका आएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. यस, आर्टिकल 75 क्लॉज 3, द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. ओके, कि उनको वहाँ पे जवाब देना है, उनको अपनी वहाँ पे मेजोरिटी प्रूव करनी है, तभी जाके मतलब आप अपनी सरकार रन कर सकते हो. क्लियर? तो इसका आंसर आता है डी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड दैट्स व्हाई वी हैव द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्लियर? ओके, सो ये थे हमारे 2015 के पॉलिटी के क्वेश्चंस के एनालिसिस. सो आई होप आपको ये ट्रेंड समझ आ रहा होगा कि 2013 में क्या था, 14 में क्या था एंड 15 में. एंड आप देखने जाओ बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारी थीम्स रिपीट हो रही है. सो अगर हम लोग ये 10 साल का करते हैं अच्छे से एनालिसिस, तो आई कैन एश्योर यू कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो अपकमिंग प्रीलिम्स में आएंगे वो यहाँ से रिपीट होंगे ही. क्लियर? So I hope आपको ये वीडियो समझ आ रहा है. एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.